का 5वां अध्याय है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यही हमें अध्ययन करना है। इसके पहले वाला जो अध्याय था वो था कृषि एग्रीकल्चर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। और 5वां अध्याय क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या है और ऊर्जा संसाधन क्या है, इसी के बारे में हमें जानना है। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, चाहे वो लोहा धातु हो, तांबा हो, पीतल हो, सोना हो या चांदी हो। बहुत सारी धातुओं का हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इनके द्वारा ही अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं। देखिए, धातुओं को भूपर्टी, और भूपर्टी क्या है? भूपर्टी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। भूपर्टी क्या किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूपर्टी। तो ये कह रहा है कि धातुओं के भूपर्टी पर पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों के अंदर काफ़ी गहराई में पाए जाने वाले खनिज से प्राप्त किया जाता है। जो भी धातुएं हैं वह पृथ्वी के काफ़ी गहराई में जाकर के हम इन धातुओं को प्राप्त करते हैं, इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। भूपर्टी है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? भूपर्टी। और जो धातु हम यूज करते हैं वो हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, वो हमें खनिज के द्वारा प्राप्त होता है। खनिज कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के या पृथ्वी के निचली सतह में पाया जाता है, काफ़ी गहराइयों में पाया जाता है। और हम उसे खुदाई के द्वारा निकाल करके रिफाइनरी के द्वारा हम उसे शुद्ध करके प्रयोग में लाते हैं। उस खनिज को हम धातु के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, अतः खनिज हमारे जीवन के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है। अब देखिए, खनिज क्या किसे कहते हैं? कुछ भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने खनिज को अपने हिसाब से परिभाषित किया है। जैसे देखिए, खनिज एक प्राकृतिक संपदा है, ये हम और आपने पैदा नहीं किया है, यह गॉड गिफ्टेड है, यह प्राकृतिक संपदा है। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप एक तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। जिसकी एक निश्चित आंतरिक क्या होती है? संरचना। यानी पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से पाया जाता है उसकी एक क्या होती है? संरचना होती है। चट्टानों खनिजों का एक संयोजन है। जो चट्टान है वो खनिजों का क्या है? एक संयोजन है। कुछ चट्टानें केवल एक ही खनिज से निर्मित होती हैं। कुछ चट्टानें एक ही खनिज से निर्मित होती हैं, जैसे कोयला। कहीं खुदाई करेंगे तो लोहा, तो कहीं खुदाई करेंगे तो आप क्या मिलेगा? तांबा। तो कुछ चट्टानें क्या होती हैं? सिर्फ एक ही तत्व है, एक ही खनिज से क्या होती हैं? बनी होती हैं। परंतु अधिकांश चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों की योग होती हैं। यानी बहुत सारे चट्टानें होती हैं जिनमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं एक निश्चित मात्रा में। लोहा भी पाया जाएगा, तांबा भी पाया जाएगा, अभ्रक भी पाया जाएगा, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक ही खनिज की बनी होती हैं, सिर्फ वहाँ से हम एक ही खनिज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिसमें एक निश्चित अनुपात में बहुत सारे तत्व, बहुत सारे खनिज विद्यमान होते हैं और उन खनिजों से मिलकर के वो चट्टान बनी होती है। आगे देखिए क्या है? खनिजों के तत्वों के निर्माण में उस समय की भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का प्रभाव देखने को मिलता है। कह रहा है कि अधिक खनिज तत्वों के निर्माण में, जब इन खनिज तत्वों का निर्माण हुआ तो उस समय जब इस खनिज तत्वों का निर्माण हुआ तो बहुत सामरिक रूप में भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का प्रभाव देखने को मिलता है। ये खनिज तत्व अपने आप नहीं हुए, उन्हें भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वो खनिज तत्व लोहा या तांबा जो भी है वो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही बनते हैं। तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है किसका? भौतिक और रासायनिक चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलता है। आगे देखिए, जिसके परिणाम स्वरूप खनिज में विविध रंग, रासायनिक क्रिया होती है, कोयला काला हो जाता है, सोना पीला हो जाता है, होता नहीं होता है? भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा न होता है। कोई ना कोई रासायनिक क्रिया हुई होगी तभी तो कोयला काला हुआ। सफ़ेद भी हो सकता है कोयला, लेकिन काला क्यों हुआ?
कोई न किसी तत्व से मिलकर के वह रासायनिक क्रिया हुई होगी, तब जाकर वो तो कोयला क्या है, खनिज है, काला हुआ, सोना पीला हुआ। तो देखिए, तो जिसके परिणाम स्वरूप खनिज में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। ये रंग, कठोरता, चमक, घनत्व यह रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के द्वारा ही निश्चित होता है। किसका? खनिजों का। अब देखिए, कुछ भूगोल विद्वान हैं, उन्होंने स्थलाकृतियों की उचित जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। कुछ भूगोल विद्वान हैं जिन्होंने स्थलाकृतियों की उत्पत्ति, स्थलाकृतियों यानी जो स्थल की आकृति, हर स्थल की आकृति एक जैसी नहीं है, विविधता पाई जाती है स्थलाकृति में, है कि नहीं है? भारत में जो भौगोलिक परिदृश्य है एक तरह नहीं पाया गया है। कहीं मैदानी भाग है, तो कहीं समुद्र है, तो कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टान हैं, तो कहीं पठारी भाग है, तो कहीं रेगिस्तान है। तो स्थलाकृतियों के उचित जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं कुछ विद्वान। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण, जो भूगोलवेत्ता हैं वह खनिज संसाधनों के वितरण एवं खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में अधिक रुचि रखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भूगोल विद्वान हैं वह स्थलाकृतियों की जानकारी है तो क्या करते हैं, पृथ्वी के एक अंश का अध्ययन करते हैं। वहीं जो भूगोलवेत्ता हैं वह खनिज के वितरण, खनिज संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने में अधिक रुचि रखते हैं। यानी खनिज का हम वितरण, अगर हमें खनिज प्राप्त होता है तो हम उसका किस प्रकार वितरण करें, कहाँ इसका प्रयोग करें और किस प्रकार उसको हम आर्थिक क्रियाओं में प्रयोग में लाएं, यह भूगोलवेत्ता क्या करते हैं, अधिक रुचि लेते हैं कि अगर हमें खनिज प्राप्त हो गया तो उस खनिज का हम प्रयोग किस प्रकार करें, कहाँ कहाँ इसको वितरित करें, और वितरित करने के बाद हम कहाँ कहाँ इसको कि आर्थिक क्रिया में लगाएं। इन सारी चीज़ों में जो भूगोलवेत्ता हैं वह क्या करते हैं, रुचि रखते हैं। तो भूगोलविद क्या करते हैं, स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। भूगोलवेत्ता क्या करते हैं, पाए गए खनिजों का वितरण और उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखें, इन्होंने खनिजों की निर्माण प्रक्रिया व आयु तथा खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं, जो भूगोलवेत्ता होते हैं। यह हो गया आपका खनिज। अब खनिजों की विशेषता, यानी खनिज की क्या कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ना है कि खनिज की क्या विशेषता है हमारे जीवन में। तो देखिए, खनिजों की निम्नलिखित विशेषता है। पहला बिंदु देखिए, खनिज भूगर्भ में असमान रूप से वितरित है। जो हमें ये खनिज प्राप्त होते हैं वह पृथ्वी के अंदर असमान रूप से वितरित हैं। एक जगह एक धातु नहीं पाए जाते हैं, वह पृथ्वी के अंदर अन्य कई जगहों पे ये मिलते हैं। हमें जो भी खनिज है, तेल हुआ चाहे धातु हुआ, वो एक जगह प्राप्त हमें नहीं होते हैं। समझ में आया? दूसरा, अधिकांश खनिज ठोस, जो हमें पृथ्वी के भूगर्भ से अंदर से हमें जो खनिज प्राप्त होते हैं अधिकांश ठोस होते हैं। कोयला भी ठोस है, लोहा भी ठोस है कि नहीं है? बहुत सारे पत्थर हैं, ठोस हैं। तो बहुत सारे खनिज हमें ठोस मात्रा में प्राप्त होते हैं। अधिकांश खनिज ठोस, जड़, अजैव व अकार्बनिक संरचना वाले होते हैं। केवल कोयला और खनिज तेल जैविक तत्व से बने खनिज संसाधन हैं। कोयला और खनिज तेल ये जैविक तत्वों से बने हुए हैं। ये खनिज संसाधन किससे बने हुए हैं? जैविक। अब देखिए, तीसरी बिंदु क्या है, एक बार समाप्त हो जाने के बाद ये जो खनिज हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं, चाहे कोयला हुआ, चाहे तेल हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, एक बार प्राप्त हो जाने के बाद खनिजों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। कोयला हम यूज कर लिए तो क्या फिर हम कोयला बना देंगे उसे? खनिज तेल हम यूज कर लिए तो क्या हम इसे तेल में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं। तो ही क्या कह रहा है कि एक बार समाप्त हो जाने के बाद खनिजों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।
समझ में आ गया आप लोगों को? कोई किसी को दिक्कत? अब देखिए आगे, क्योंकि इनका निर्माण भूगर्भिक प्रक्रियाओं के द्वारा करोड़ों वर्षों में होता है। जो खनिज हैं उनका निर्माण त्वरित नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है। यह पृथ्वी के अंदर हैं गहराई में, और करोड़ों वर्ष रासायनिक और भौतिक क्रियाएं होने के बाद ये खनिज प्राप्त होते हैं। खनिज ये बनते, चाहे कोयला हुआ चाहे तेल हुआ, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, भौतिक और रासायनिक क्रिया, तब जा कर के इनका निर्माण होता है। इसलिए हम इसका नवीनीकरण, यानी हम खनिजों का एक बार में प्रयोग ले जाने के बाद फिर उसका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। अब देखिए चौथा बिंदु, कुछ खनिजों की संरचना का निर्माण केवल एक रासायनिक तत्व से होता है। कुछ खनिज ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका निर्माण सिर्फ एक ही रासायनिक तत्व से होता है, जैसे हीरा, परंतु अधिकतर खनिज एक से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हीरा एक तत्व से बना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी खनिज हैं जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। अगला बिंदु है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय खनिज विज्ञान संघ। विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय खनिज विज्ञान संघ बनाया गया है, एक संस्था है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खनिज विज्ञान संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खनिजों की संख्या 4660 है। यानी 4660 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 200 खनिजों को व्यापार तथा उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। अब है ये हो गया आपका खनिज और खनिज की विशेषताएं। अब अगला है खनिज का दैनिक जीवन में उपयोग। अभी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।